रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक के सीजन 3 की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि वैसे तो इस कहानी के काफी गॉड्स हैं, लेकिन उनके बीच में भी 4 ऐसे खतरनाक गॉड्स हैं जिनसे कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता। जिनमें सबसे पहले आता है ज़ूस, इसके बाद तुम लोगों का शिवा आता है, फिर ओदन आता है, और इन सब के बीच में भी दोस्तों एक ऐसा गॉड है जिससे यहाँ तक बाकी गॉड्स भी थर थर कांपते हैं। उसका नाम है हर्मीस। इसको मिलाकर 4 पिलर ऑफ गॉड बनते हैं जिन्हें चीफ ऑफ गॉड भी कहा जाता है। पर दोस्तों अभी जो मैंने जिस गॉड का जिक्र किया इसका नाम है हर्मीस, जिसे लोग हेल का गॉड कहते हैं। ये गॉड इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये आज तक कभी कोई बैटल हारा भी नहीं। हारना तो छोड़ो, यहाँ तक बाकी गॉड इसे लड़ने से भी डरते हैं। लेकिन अचानक से जो काम आज तक गॉड नहीं कर पाए वो एक इंसान अकेले में कर देता है। मिलिएगा एम्परर हॉन्ग से, जो कि अपने एक ही हाथ के दम से किंग ऑफ हेल को ना के सब उड़ा के दीवार के अंदर दसाता है, बल्कि सब अपने एक मामूली हाथ के दम पर वो उससे यहाँ तक जख्मी भी कर देता है। वो गॉड जो कि आज तक अनटचेबल माना जाता था, वो गॉड जिसका आज तक लोगों ने कभी खून बहता हुआ भी नहीं देखा, वो काम जो कि कोई गॉड नहीं कर पाया वो इस इंसान ने अकेले में कर दिखाया। तो दोस्तों स्वागत है तुम सबका रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक सीजन 3 में। जब तक मैं इस वीडियो को शूट करूं इस एनिमे को आए हुए सिर्फ और सिर्फ 15 घंटे ही हुए हैं। हालांकि इससे पहले हम वीडियो की गहराई में बढ़े, मैं आप सभी को कहूंगा कि आप लोग जाकर इसके पिछले पार्ट्स को भी देख लें। एनीवे इस बार का भी सीजन पिछली बार से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। इतनी बढ़ बढ़ के फाइटिंग है इस सीजन में। दोस्तों क्योंकि लास्ट पार्ट को एक्सप्लेन किए हुए काफी वक्त हो रहा है, तो इसी वजह से मैं आप सभी को इस कहानी का बेसिक इन्फो दे देता हूँ। ये यूनिवर्स 3 ठिकानों पर टिकी हुई है, जहाँ पर सबसे ऊपर आता है वल्हला, यहाँ पर गॉड्स का और हेवन का ठिकाना है। सबसे नीचे आता है हीलियम, यहाँ पर नर्क का ठिकाना है, और दरमियान में आता है मिडगार्ड जहाँ पर इंसान होते हैं। चूंकि इंसान दुनिया में काफी ज्यादा पाप कर रहे होते हैं, तो एक रोज गॉड्स डिसाइड करते हैं कि इंसानों को मिटा दिया जाए। लेकिन वहीं पर बुनिल्डा जो कि हाफ ह्यूमन होती है और हाफ वल्करी होती है, उसका मानना होता है कि ह्यूमंस को एक चांस देना चाहिए, जिस वजह से वो गॉड्स को मना लेती है कि क्यों ना ह्यूमन और गॉड के बीच में अगर इंसान जीत जाते हैं तो उन्हें दोबारा से जीने का हक दिया जाएगा, और अगर हार जाते हैं तो उन्हें मिटा दिया जाएगा। पर इंसान इस काबिल नहीं होते कि वो गॉड्स का सामना भी कर पाए, जिस वजह से बुनिल्डा की सिस्टर्स जो कि वल्करीज मानी जाती है वो इंसानों की वेपन में बदल जाती है, जिससे इंसान फाइनली गॉड्स को डैमेज दे सकते हैं। तो इसी के दम पर इंसान वर्सेस गॉड का सबसे पहला बैटल की शुरुआत होती है, जिसमें गॉड्स की तरफ से होता है थॉर और इंसानों की तरफ से होता है लूबू। जहाँ पर पहले बैटल की शुरुआत ही इतनी ज्यादा इंटेंस होती है कि वो पूरे के पूरे वल्हला को अंदर से हिला के रख डालती है। दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। हालांकि ये बैटल इतना ज्यादा करीब था और एक लम्हे के लिए हमें ये भी लग रहा था कि लूबू इंसान इस बैटल को जीत जाएगा, कि थोर को ज्यादा वक्त नहीं लगा उस इंसान की जान लेने के लिए। इसके बाद जो अगला बैटल था उसमें गॉड्स की तरफ से पार्टिसिपेट किया चीफ ऑफ गॉड ज़्यूस ने, और इंसानों की तरफ से पार्टिसिपेट किया पहले इंसान आदम ने। इस बैटल ने पूरे की पूरी वल्हला को अपनी रुपेट में ले लिया था, जहाँ पर एक बार फिर से हमें लग रहा था कि इस बैटल को आदम ही जीतेगा, कि एक बार फिर से गॉड ने दिखा दिया कि वो गॉड क्यों है। एक और बैटल भी इंसानियत इसी तरह हार जाती है। दोनों बैटल्स को देखकर जहाँ पर लगने ही लगा क्या इंसान गॉड से जीत भी सकते हैं, कि वहीं पर इंसानों के बीच में कि तभी वहां पर एंट्री मारता है इंसानों के बीच में एक प्राउड इंसान, इसका नाम होता है सासाकी काइजिरो। उसके दम पर पहली बार इंसानियत अपनी विक्ट्री हासिल करती है, जो देखकर यहाँ तक गॉड्स भी हैरान हो गए थे। दोस्तों इसके बाद आया था सबसे स्पेशल बैटल, पूरी की पूरी रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक में मेरा सबसे फेवरेट। हाँ दोस्तों, जैक द रिपर वर्सेस हरकुली। जैक द रिपर जो कि इंसानियत का वर्स्ट क्रिमिनल माना जाता था,
सबसे नफरत करने वाला इंसान माना जाता था, वो प्राउड वॉरियर हरकुलिस के खिलाफ लड़ता है। जैक द रिपर, जिसका मानना होता था कि वो अपनी एक आंख से इंसानियत के असली रंगों को देख सकता है। जब वो मरने लगते हैं, इंसान अपना असली चेहरा तब दिखाता है। हालांकि जब वो सबसे नोबल गॉड की जान लेता है, जिसका नाम हरकुलिस होता है, आज वो पहली बार गलत साबित हो जाता है। हरकुलिस मरते दौरान भी जैक द रिपर से प्यार करता है, ऐसे ही जैसे कोई अपने भाई से करता होता है। दोस्तों, ये बैटल आपको अंदर से तोड़ डालेगा। इस वजह से मैं आपको कहूंगा कि इस बैटल को जरूर चेकआउट करना। मैंने अपने चैनल पर एक्सप्लेन किया होगा, नीचे लिंक दे दूंगा। जैक द रिपर चाहे भले ही बैटल तो हार जाता है, लेकिन हरकुलिस से वो एक अच्छा सबक सीखता है। वो दोनों बैटल के दौरान ही एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन मजबूरन हरकुलिस को मरना पड़ता है। जैक द रिपर बैटल तो जीत जाता है, लेकिन वो असली वार हार जाता है। उसे हरकुलिस ने सिखाया कि इंसानियत का क्या मतलब होता है। दोस्तों, जो अगला बैटल्स के बाद आया था, उसने सभी देखने वालों को अंदर से झंझोड़ के रख दिया था, क्योंकि वो बैटल किसी और का नहीं बल्कि राइडन वर्सेस शिवा द डिस्ट्रॉयर। एक ऐसा शख्स जो कि सब अपने नाचने के दम पर पूरी की पूरी यूनिवर्स को तोड़ने का दम रखता है। शिवा इस कहानी का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गॉड में से एक है, जिससे यहाँ तक चीफ ऑफ गॉड भी बोला जाता है। पर राइडन वाकई में एक इंसान होने के बावजूद भी शिवा का बहुत बुरा हाल करता है। हाँ दोस्तों, यहाँ तक राइडन शिवा के डिवाइन हाथों को भी एक एक करके तोड़ने लगता है। वो हाथ जो कि आज तक गॉड्स का मानना था कभी टूटते नहीं है। एक पल के लिए तो हमें ये लग रहा था कि शिवा वाकई में हारने वाला है और यहाँ पर मारा जाएगा, कि देखते देखते शिवा अपने तांडव डांस को शुरू करता है। एक ऐसा डांस जो कि यूनिवर्स को तोड़ने का दम रखता है। इसकी बेस पर बस मुश्किलों से शिवा राइडन को हरा देता है। तभी शुरुआत होती है छठवें बैटल की, जहां पर हमें लग रहा था कि बुदा गॉड्स की तरफ से लड़ेगा। वो ऐनी मौके पर इंसानों की तरफ चला जाता है। इंसानियत को बचाने के लिए वो यहाँ पर ना कि सब जीरो फकू पे बारी पड़ता है, बल्कि यहाँ तक एक खतरनाक डीमन मॉन्स्टर को भी उसी वक्त हरा देता है। तो दोस्तों, अब इसी के साथ स्मूथ स्केलिंग है। यहाँ से असली कहानी की शुरुआत होने जा रही है। बुदा को जब हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है, वो बुनिल्डा से एक अजीब बात बोलता है। वो कहता है कि क्या अब मैंने तुम्हारे मकसद में तुम्हें कामयाब होने दिया, जिस चीज के पीछे तुम पड़ी हुई हो, जिस चीज को तुम पाना चाहती हो। दोस्तों, वो यहाँ पर इशारा कर रहा है कि तुम सब इंसानियत का साथ वैसे नहीं दे रही कि इंसानों को जीतना चाहिए मॉरल ट्रू वैल्यूज के लिए, बल्कि वो ये कहना चाह रहा है कि तुम्हारा अपना एक मकसद भी है। और ये बात सारे लोगों में सब बुदा को ही पता है। अगले सीन में हम बेल्ज़ेबुब को बैठे हुए देख पाते हैं कि अचानक से उसके पास ओदन आता है। ओदन उससे पूछता है, मैं जानता हूँ ज़ेराफ़ुकु के साथ जो कुछ भी हुआ था पिछले बैटल में, उसमें तुम्हारा ही हाथ है। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने ओरा से पूरे की पूरी लाइब्रेरी को जड़ों से हिला डालता है। वो यहाँ पर बेल्ज़ेबुब को वार्न भी करता है कि मैं जो पाना चाहता हूँ, मेरे एम्बिशियस, मेरे गोल के बीच में आने की गलती भी मत करना। बेल्ज़ेबुब जो कि इस वक्त चीफ ऑफ गॉड के सामने खड़ा होता है, उसके चेहरे पर जर्रा भी डर नहीं होता। एक लम्हे के लिए हम फिर से बुनिल्डा को देख पाते हैं, जो कि हालवे में से गुजरते वक्त यहाँ पर बुद्धा की बातों के बारे में ही सोच रही होती है कि क्या मैंने तुम्हारे गोल को करीब पहुंचा दिया तुम्हारे लिए। उसने ये कोई पहेली टाइप की बातों में उससे पूछा होता है, और यही बात तो अब उसे अंदर से चुभने लगती है कि देखते देखते अचानक से यहाँ पर बुनिल्डा के सामने बुनिल्डा ही आ खड़ी होती है। बुनिल्डा उसे देखकर कहती है, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि कमरे से बाहर मत आना। ये बोलते हुए वो उसका नाम नोस्ट्राडामे बताती है। इसके बाद नोस्ट्राडामे अपना असली रूप दिखाते हुए कहता है, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, तुम आकर मुझे कब लड़ने दोगी। दोस्तों, नोस्ट्राडामे एक इंसान है, लेकिन यहाँ पर बुनिल्डा बोलती है कि तुम इंसानों के भी सबसे अजीब से वाइल्ड कार्ड हो, तुम इंसानों के बीच में भी जोकर हो, और यही तुम्हें सबसे खतरनाक बनाती है।
पर फिलहाल तुम्हें इंतजार करना होगा। अगर तुमने ज्यादा शोर किया तो मैं तुम्हें टूर्नामेंट से ही हटा दूंगी। दोस्तों, मैं आप सभी को कहूंगा कि नोस्ट्राडामस को आप लोग जरा भी हल्के में मत लेना। ये चाहे भले ही दिखने से एक ब्रैट लग रहा होता है, लेकिन ये इंसान होने के बावजूद भी इसने बाइफ्रोस्ट के गेट को तोड़ा होता है। एक ऐसा गेट जिसे गॉड्स भी नहीं तोड़ सकते। जब वालहला और हेलियम के बीच में एक खतरनाक जंग छिड़ गई थी, तो इनके बीच में बाइफ्रोस्ट गेट को क्रिएट किया गया था, जो इनके बीच में बफर जोन का काम करती थी, ताकि अगर गॉड्स हीलियम पर हमला करना चाहे तो वो इस दरवाजे के अंदर डूब जाए। अगर हीलियम वाले वालहला पे हमला करना चाहे तो वो भी इस दरवाजे के अंदर डूब जाए। मतलब कि ये दोनों साइड्स को लड़ाई करने से रोकता था। अगर तुम उस गेट को हेवन से देखोगे तो वो तुम्हें पूरा का पूरा काला दिखेगा। अगर तुम उसे नर्क से देखोगे तो वो गेट तुम्हें चमकता हुआ दिखेगा। इंडीड वो गेट रेनबो और डार्कनेस को मिलाकर बना होता है। उस गेट को जिसे ना ही गॉड्स पार कर सकते होते हैं और ना ही कोई डीमन, लेकिन देखते देखते एक इंसान उस गेट को पूरे तरीके से नष्ट कर देता है। वो इंसान कोई और नहीं था बल्कि नोस्ट्राडामस था। कहानी पलट के अब गॉड्स की साइड पर जाती है। यहाँ पर हर्मीस कहने लगता है, चूंकि बुद्धा ने गॉड्स को बिट्रे किया था, इसकी वजह से अब इंसानियत और गॉड्स के बीच में ये बैटल अब बराबर हो चुका है और जल्द ही 7वें बैटल की शुरुआत हो जाएगी। ये बैटल जो भी जीतेगा वही डोमिनेट करेगा। इसी वजह से नेक्स्ट बैटल को जीतने के लिए गॉड्स और ह्यूमन दोनों के दोनों पूरा दम लगाने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि अब बुद्धा की रिप्लेसमेंट कौन होगा। हमें कोई तो एक ऐसा गॉड बेचना पड़ेगा जो कि पूरे तरीके से हमें गारंटी विक्ट्री दिलाए। यहाँ पर एरिस को लग रहा होता है कि शायद से अब सारे की सारी गॉड्स की उम्मीदें मुझसे ही हो, क्योंकि आखिरकार मैं भी तो एक गॉड ऑफ वॉर हूँ। वो यहाँ पर हाथ उठाने ही लगता है कि अगले बैटल में मैं जाना चाहूंगा। कि इसी सब में उनके बीच में गॉड ऑफ हेल हेडिस अपने हाथ को उठाते हुए कहता है कि अगला बैटल मैं लड़ूंगा। दोस्तों, ये वही खतरनाक गॉड है हेडिस, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था, जो कि चीफ ऑफ गॉड में भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। ज़ूस इसी बात से बोलता है, हेडिस अगर तुम ये बैटल लड़ोगे तो इसमें कोई शक नहीं है, ये बैटल हम ही जीतेंगे। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम अचानक से लड़ना क्यों चाहते हो? हेडिस खड़ा होते हुए अपने मास्क को तोड़ते हुए कहता है, जाहिर सी बात है, मैं अपने भाई पोसेडन का बदला लेना चाहता हूँ। हेडिस जो कि हेल का किंग माना जाता है। अब जरूरी सवाल तो ये उठता है कि इंसान इस किंग के खिलाफ किसको लड़वाएंगे। तो इसी वजह से कहानी बुनिल्डा पे जाती है, जो कि इस वक्त अपने कंट्रोल रूम में जाने लगती है कि नेक्स्ट फाइटर हमारी तरफ से कौन लड़ेगा। कि वहां पर एक बार फिर से नोस्ट्राडामस बुनिल्डा का रूप लेके खड़ा होता है। अब ये देखकर गॉल भी परेशान कि यहाँ पर दो बुनिल्डा है। कि इसी सब में नोस्ट्राडामस काफी ज्यादा सीरियस होकर अपने असली रूप में आता है। वो आज थोड़ा ज्यादा ही सीरियस लग रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था वो काफी ज्यादा गोफी और मजाक कर रहा था, लेकिन अब वो काफी ज्यादा सीरियस है। अनजाने और बेअनजाने में पता नहीं क्यों वो फाइनली अपने मुंह को खोलते हुए कह देता है कि एक बुरी न्यूज है, इंसान ये बैटल पूरे तरीके से हार जाएंगे और गॉड उन्हें खत्म कर देंगे। जो देखकर गोल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वो बुनिल्डा से मदद पुकारने लगती है कि अब हम क्या करें। कि इसी समय नोस्ट्राडामस अपना असली रंग दिखाते हुए कहता है, क्या यार, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हारी भी फट गई। ये सब देखकर गोल का मुंह शर्म से लाल होने लगता है। वो कंप्लेन करने लगती है कि बुनिल्डा बड़ी बहन, प्लीज इस पागल बंदे को यहाँ से निकालो, ये कौन है। बुनिल्डा बताती है, हम इससे निकाल नहीं सकते क्योंकि हमें इसकी जरूरत है। यकीन करो, अगर मैंने कहा ये इंसानियत का वाइल्ड कार्ड है, ये पूरे के पूरे गॉड्स को अंदर से हिलाने का दम रखता है। जिन्हीं समय यहाँ पर देखती देखते बुनिल्डा को नोटिफिकेशन आता है। जब वो नोटिफिकेशन को खोलकर देखती है तो बुनिल्डा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब वो लोग भी उसकी नोटिफिकेशन पर अपनी नजरें ठहराते हैं तो ये देखकर तो नोस्ट्राडामस काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और एक बार फिर से दूसरी तरफ गोल की फट जाती है। गोल बताती है कि ये वो गॉड है जो यहाँ तक दूसरे गॉड भी जिससे पंगा नहीं लेना चाहेंगे।
वो किंग ऑफ हेल है, नर्क का किंग है। ये देखकर तो गोल अभी से हार मान लेती है कि हमारे पास कोई भी इतना पावरफुल इंसान नहीं होगा जो कि हेडिस का सामना भी कर पाए। नोस्ट्राडामस में बुनिल्डा का हिलाने लगता है, ओ सॉरी आई मीन बुनिल्डा को हिलाने लगता है कि प्लीज मुझे भेज दो, जबकि गोल भी यहाँ पर बुनिल्डा को हिला रही होती है कि अब हम क्या करें। बुनिल्डा का दिमाग गुस्से से पागल हो जाता है, वो दोनों को उड़ा के फेंकती है, जिसके बाद वो गोल का मुंह बंद करने के लिए बोलने लगती है, नहीं, हम इंसानों के पास भी एक ऐसा इंसान है जो कि हेडिस का सामना करने का दम रखता है। जिसके बाद वो फाइनली कह ही देती है, एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर अ टूथ, और सबसे बढ़ के अ किंग फॉर अ किंग। अगर वो लोग अपना बादशाह सलामत हमसे लड़वाना चाहते हैं तो फिर हम अपने बादशाह सलामत को उससे लड़वाएंगे। एक ऐसा इंसान जो कि पूरी की पूरी हेल को तोड़ने का दम रखता है, एक ऐसा इंसान जो कि यहाँ तक नर्क के किंग को हराने का दम रखता है, एक ऐसा इंसान जहाँ पर चले तो वो रास्ता उसका बन जाता है, जहाँ पर बैठे तो वो उसकी कुर्सी बन जाती है, जिधर कदम रखे वो जगह ही उसकी हो जाती है। वो इंसान जो कि किंग माना जाता है, किंग ऑफ द बिगिनिंग, शुरुआती किंग, शुरुआत का किंग। अब जिक्र उसका चल रहा ही होता है, कहानी उसकी और अब पलट के जाती है। हम देख पाते हैं अचानक से इस बिल्डिंग की बहुत बड़ी दीवार गिर जाती है और उसी के अंदर से चल कर निकलता है द किंग ऑफ द बिगिनिंग। वो यहाँ पर इसके बाद चलते हुए कहता है कि आखिर मेरा वेटिंग रूम कहाँ पर है। वो पूरे तरीके से इस बिल्डिंग में खो गया होता है। चलते चलते वो गॉड की वीआईपी रूम में एंटर करने लगता है। खैर बार बार हमें इस वीआईपी रूम के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर एरीज बोलता है कि मैं खुश हूँ कि हमने हेडिस को चुना है, अब इंसान जो भी ले आए वो पक्का हारेंगे। जहाँ से वो पूरे के पूरे एरिना को घूर आता है। वो कहता भी है कि एक लम्हे के लिए हेडिस की एंट्रेंस को देखो, हमने पूरे तरीके से उसकी एंट्रेंस को नर्क में बदल दिया है ताकि हेडिस पूरा पूरा इस बैटल को एंजॉय कर सके। एरिस को पूरा पूरा यकीन होता है कि हेडिस उन्हें गारंटी विक्ट्री देगा। वो ये बोलते बोलते जोर जोर से हंस रही होता है कि इसी बीच में यहाँ पर एंट्री मारता है द किंग ऑफ द बिगिनिंग। वो सीधा जाकर जूस की कुर्सी पर बैठ जाता है, वो कुर्सी जो कि सिर्फ और सिर्फ वीआईपी चीफ ऑफ गॉड्स के लिए होती है। तभी एम्परर बोलता है, हाँ क्या ही कुर्सी है, मेरी शान के मुताबिक जचती है। एरिस हैरान होता है, हाँ। इसके बाद वो यहाँ पर हर्मीस से पूछने लगता है कि ये बंदा कौन है, और सबसे बढ़ के वो यहाँ पर किंग ऑफ हेल की कुर्सी पर बैठा हुआ है। हर्मीस जो कि यहाँ पर हिरांगी जताते हुए कहता है, मेरे ख्याल में ये इंसान है। इंसान का शब्द सुनकर एरिस को अंदर से थोड़ी बहुत घिन आने लगती है, पर फिर भी वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए बोलता है, ओए ओए, जिस कुर्सी पर तू बैठा है यहाँ पर सिर्फ गॉड्स के स्ट्रॉन्गेस्ट ही बैठते हैं। अगर तूने बैठना है तो इंसानी कचूमड़ में जाकर बैठ जाना। ये बोलते हुए वो इसके हाथ से उठाकर उसे यहाँ से ले जाने ही लगता है कि देखते देखते हर्मीस अपने आप को घूमते हुए हवा में ही पाता है, और जब तक वो अपना होश संभालता है तो उसका चेहरा सीधा जाकर जमीन पर लगता है। एक बार मुंह की खाता है तो दूसरी बार सर की बल गिरता है। वो अपसाइड डाउन होकर अपनी नजरें उठाकर देखता है, वो किंग अभी भी शांति से ऐसे ही बैठा होता है जैसे कि कुछ हुआ भी ना हो। इसके बाद हर्मीस उसके करीब आकर उसके जिस्म को घूरते हुए अपने दिली दिल में कहता है, कौन है ये इंसान। कि नजर चपकते ही उसने ब्रदर एरिस को ऐसे जमीन पर पटका जैसे वो कोई वैल्यू ही नहीं रखता। फाइनली द किंग ऑफ द बिगिनिंग अपने मुंह को खोलते हुए बोलने लगता है कि अपनी एरोगेंसी को अपने पास रखो, मुझे मत बताओ कि मुझे कहाँ पर बैठना है। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन सी जगह पर मौजूद हूँ, फर्क तो इससे पड़ता है कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं जिधर भी चलता हूँ वो मेरा रास्ता बन जाता है, मैं जिधर बैठता हूँ वो मेरी गद्दी बन जाती है। एरिस गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, हरामजादे कहीं के, मैं तो सब तेरी मदद ही कर रहा था। वो गुस्से में बहते हुए इस बार फाइनली हाथ को उसके जा पकड़ता है। लास्ट टाइम वो टच भी नहीं कर पाया था। वो यहाँ पर काफी गुस्से में बोलता है, मैं हूँ द गॉड ऑफ वॉर, मैं चुनता हूँ किसको मरना है, मैं चुनता हूँ किसको जीना है। वो ये बोल रहे होते कि अगले ही पल में हम फिर से
एरिस को दीवार से पटका हुआ देख पाते हैं। ऐसा आज तक कभी भी गॉड्स की हिस्ट्री में नहीं हुआ था। वो फिर से उल्टा पड़ा होता है, सोच रहा होता है कि एक इंसान कैसे ये कर सकता है। इससे अपनी आंखों से देखकर हर्मीस उससे इम्प्रेस होता है कि एक ही हाथ से द गॉड ऑफ वॉर पर बाड़ी पड़ना हर एक इंसान की बस की बात नहीं होती। चूंकि वो भी एक किंग है, हर्मीस को फर्क नहीं पड़ता कि वो गॉड है या इंसान है, वो सब किंग्स को सर्व करता है। तो यहाँ पर फाइनली एम्परर बोलने लगता है कि मुझे प्यास लगी है, मुझे कुछ पिलाओ। तो हर्मीस उससे बोलता है, बादशाह सलामत, अगर आप चाहे तो मैं आपको हनी वाटर पिला सकता हूँ, अगर सिर्फ आप हुक्म दे तो। अगले ही पल में हम एम्परर को हनी वाटर पीता हुआ देख पाते हैं। तो वो फाइनली बोलता है, हाँ ये तो काफी ज्यादा टेस्टी है। बादशाह सलामत तुम्हें इजाजत देता है कि तुम बोल सकते हो, बताओ तुम्हारा नाम क्या है। हर्मीस अपना सर झुका के कहता है, इट्स एन ऑनर टू मीट यू, मेरा नाम है हर्मीस, मैं 12 ओलंपियन गॉड में से वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड हूँ। एरिस का गुस्सा और भी सर पे बढ़ जाता है, क्या तू मेरा मजाक बना रहा है। कि इसी बीच में दरवाजा जोर से खुलता है, वो उसके मुंह पर बजता है। हमें पता चलता है यहाँ पर गोल आई होती है अपने किंग को ले जाने। गोल बताती है, यहाँ पर बड़े हुए हो तुम, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी। तो मेरी बहन ने कहा कि सुराख को छेद को फॉलो करो, जहाँ जहाँ तुम्हें दीवार में छेद मिलेंगे वहीं पर आसपास तुम भटक रहे होंगे। तो जरा देखो तो सही, उन सुराखों को फॉलो किया, मैं यहाँ तक जा पहुंची। बुनिल्डा भी यहाँ पर आके कहने लगती है, तो तुमने गलत रास्ता लिया और तुम यहाँ तक जा पहुंचे। तो एम्परर आगे से कहता है, तुम ये कैसी बात कर रही हो, बादशाह सलामत जो रास्ता लेता है वो उसका रास्ता बन जाता है, मैं जो कहूँ वो हो जाता है, मैं जिससे मना करूँ वो खत्म हो जाता है, मैं जिससे नफरत करूँ तो वो मिट जाता है। कौन हूँ मैं इंडीड बादशाह सलामत हूँ। तो दोस्तों हर्मीस को ये बंदा काफी पसंद आता है। वहीं पर एरिस की फटी पड़ी होती है डर के मारे कि इस शख्स के करीब तुम जाओ नहीं तो अगले ही पल में तुम उल्टा होकर जमीन पर जा गिरते हो। बुनिल्डा उससे बोलती है कि जाने का वक्त हो गया। तो आगे से किंग बोलता है, नहीं मुझे यहाँ पर मजा आ रहा है, क्योंकि मुझे एंटरटेन करने के लिए ये सो कॉल्ड गॉड ऑफ वॉर है, मतलब कि उसे एरिस की पटाई करने में मजा आ रहा होता है। ये सुनकर हर्मीस यहाँ पर हंसने लगता है। तो बुनिल्डा बोलती है, मैं समझ सकती हूँ बादशाह सलामत, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राउंड 7 की शुरुआत हो रही है, वो फाइट आप लड़ोगे। ये सुनकर एरिस और हर्मीस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उन्हें समझ में आ गई होती है कि ये किंग इतना ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि दोस्तों अब उनके पसीने छूटने लगे थे, उन्हें तो लगा था कि एरिस का सामना करने के लिए कोई इंसान सामने नहीं आएगा। उन्होंने चुना ये इंसान जो कि किंग है ऑफ द बिगिनिंग का। एम्परर छलांग लगा के इस कुर्सी पर खड़ा हो जाता है एक्साइटेड होते हुए, फाइनली मेरा टाइम आ गया। बुनिल्डा बोलती है, ठीक है आप अपनी एंट्रेंस से गुजरते हुए फौरन से एरिना के अंदर जाओ। तो आगे से द किंग ऑफ द बिगिनिंग कहता है, क्या तुम्हें याद नहीं रहता, क्या तुम्हारी याददाश्त इतनी ही कमजोर है कि मैं जो रास्ता लेता हूँ वही मेरा रास्ता बन जाता है। मुझे किसी भी एंट्रेंस से गुजरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए दुनिया के सारे रास्ते ही एंट्रेंस है। फाइनली दोस्तों 7 बैटल की शुरुआत होने लगती है। हेमडल अनाउंसमेंट करने लगता है, 3 बैटल इंसान जीते हैं, 3 बैटल गॉड जीते हैं। इसी के साथ 7वें की शुरुआत आती है। इसी के साथ वो यहाँ पर द किंग ऑफ द बिगिनिंग की अनाउंसमेंट करता है, लेकिन यहाँ पर उसकी एंट्रेंस से कोई भी निकल के नहीं आता। कि देखते देखते इसी बीच में इंसान एक जोरदार बेल को बजाते हैं, जिसके चलते हम देख पाते कोई शैडो टाइप क्रीचर सारे के सारे इंसानों के बीच में से होते हुए आगे निकलने लगते हैं। जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो चाइनीज हिस्ट्री के सारे एम्परर्स होते हैं। वो यहाँ पर जूस की कुर्सी से आसमान की ऊंचाइयों से एक दूसरे को पकड़ के नीचे तक खड़े होते हैं। हाँ दोस्तों, क्योंकि उन्होंने अपने सरों पे उठाया होता है रेड कारपेट। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आखिर जूस की कुर्सी से ये रेड कारपेट क्यों शुरू हो रहा है, क्योंकि उस वीआईपी रूम में कोई और नहीं बल्कि द किंग ऑफ द बिगिनिंग मौजूद है। जैसे कि उसने कहा, वो जहाँ पर खड़ा होता है, जहाँ पर चलता है, वही उसका रास्ता बन जाता है। इसी तरह वो फाइनली अपना ओरा फार्म करते हुए आसमान की ऊंचाइयों से नीचे जाने लगता है। हिंडाल को यहाँ पर थोड़ी फिक्र होती है, अगर मुझे पता होता तो मैं अच्छे से अनाउंसमेंट कर देता। वो कहता है कि नहीं, मैं एक प्रो कमेंटेटर हूँ, द शो मस्ट गो ऑन। वो फाइनली कहना शुरू होता है, हर कुछ शुरुआत होता है इसी शख्स से और हर कुछ खत्म होता है इसी शख्स पर। वो शुरुआत करता है जो चीज की उससे चाहत होती है, वो खत्म करता है
जिस चीज से उसे नफरत होती है। कौन है वो चाइनीज की 550 एरा का किंग है, जहां पर उस दौर को कोई खत्म करने के काबिल नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ इसी शख्स के दम पर खत्म हुआ। उसने वहां पर सड़कें बनाए जहां पर कुछ भी नहीं था। उसने वहां पर कैसल बनाए जहां पर कुछ खड़ा ही नहीं हो सकता था। उसी ने द फर्स्ट यूनिफिकेशन ऑफ वास्ट चाइना को अचीव किया था, जो कि उस समय में किसी की बस की बात नहीं थी। वो पहला इंसान था जिससे यहाँ तक लोग गॉड्स की तरह पूजा करते थे। कौन है वो? उससे लोग बुलाते हैं द किंग ऑफ द बिगिनिंग। इसी तरह वो फाइनली अपनी एंट्रेंस मारता है। हमें उसका नाम बताया जाता है। एमडाल बताता है उसका नाम है किंग शी हुआ। सारे के सारे गॉड्स उसे यू ओड़ा फार्म करते हुए देखकर काफी ज्यादा जेलसी फील कर रहे होते हैं। पर सारे लोगों को अब चिंता होने लगती है, किसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, क्या वो लड़ पाएगा? दोस्तों, जब बारी आती है हेडिस की, उसकी अनाउंसमेंट करने से भी हेमडाल थर थर कांपने लगता है। कि कहा जाता है कि जो भी उसका नाम लेता है वो नर्क में जाता है। देखते देखते हेडिस अपनी एंट्रेंस करके फौरन से फौरन जा खड़ा होता है द किंग ऑफ द बिगिनिंग के सामने। तो दोस्तों, इससे पहले दोनों के बीच में कुछ होता भी कि यहाँ पर हमारी एपिसोड आकर खत्म होती है। दोस्तों, जो आने वाली एपिसोड है वो आपको अंदर से हिला डालेगी, क्योंकि इसमें जो फाइट्स है वो पूरे तरीके से कमर तोड़ है। अगर आप लोग इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हैं तो मैं नेक्स्ट ही जल्दी वीडियो ले आऊंगा। तो मैं मिलता हूँ अगली बार इसी कहानी के साथ।